हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का वीडियो नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में हमने बच्चा पूरा काइनेटिक एनर्जी कवर कर लिया था और प्रीवियस ईयर में नीट में मेंस में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, है ना। आई होप आपने वो देख लिया होगा। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों यहाँ पर एक और चीज आती है, हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में। उसका वीडियो मैं पूरा बनाऊंगा अलग से, बट एक बार हमें सारी एनर्जीज पता चल जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें वर्क डन बाय सारे फोर्सेज आ जाते हैं, है ना। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम जो जनरली होती वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाए हमारे पास सारे फोर्सेस की, तो उस थ्योरम से पढ़ के, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चंस बनते हैं सबसे, है ना। अकेले एक टाइप का फोर्स नहीं होता, उसमें कई टाइप के फोर्स होते हैं, जो कि अभी हम समझेंगे यहाँ पर कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो एक बार ये सारे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें क्लियर हो जाए, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने का अलग ही मजा है। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बट इसको डिटेल इसके तरीके के क्वेश्चन करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की, ऑल दैट वर्क डन बाय डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की, है ना। ये तो हमने ऑलरेडी ड्राइव ही कर ली थी। काइनेटिक एनर्जी का जो हमने डेरिवेशन किया था यहीं से तो आया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना। चलो, तो फटाफट से पहले इसको समझ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन एकदम वर्क एनर्जी थ्योरम से धमाल मचा देंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करके। तो कई साल और कई बार क्वेश्चंस बहुत आए हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना पूरी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के साथ, है ना। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, और फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हेडिंग डाल दो पोटेंशियल एनर्जी। आइए समझते हैं, क्योंकि कई कई किताबों में बच्चा पोटेंशियल एनर्जी के पहले ही वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाती है, जो कि ऐसा तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन जब तक पोटेंशियल एनर्जी की नॉलेज ना आ जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यूज नहीं कर पाते अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। आइए, तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन से समझते हैं पहले, ये है क्या। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position. It is the energy possessed by the body by virtue of its position or arrangement in some external field, in some external field। क्या है कि सभी समझते हैं, बॉडी की पोजीशन की वजह से, कि बॉडी की लोकेशन या बॉडी की पोजीशन कहां है, उसकी वजह से जो एनर्जी बॉडी को मिलती है उसको हम बोलते हैं बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। या किसी एक्सटर्नल फील्ड में उसकी पोजीशन क्या है, कैसे सिस्टम को अरेंज कर रखा है, उसके हिसाब से जो भी उसकी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आई? बहुत साधारण से एग्जांपल से मैं डायरेक्ट स्प्रिंग से ही अगर चालू कर दूं, अभी आएगी ग्रेविटी। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की फ्री लेंथ है, ये क्या है? स्प्रिंग की फ्री लेंथ। तो अभी उसकी जो पोजीशन है ये रही एक्स, ठीक है। एल लेंथ है अपनी स्प्रिंग की, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई एलॉग्नेशन नहीं, कहा ना तो खींचा है ना तो दबाया। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं, क्या कर दूं? एलॉग्नेट कर दूं इस तरीके से। ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब ये खिंच गई, मैंने कहा कितना खिंच गई? एक्स, मतलब एल प्लस एक्स हो गई, एल प्लस एक्स हो गई। जैसे यहां से मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा बच्चा, जैसे ही मैं यहां से एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो ये वापस इसको यहां ले आएगा। किसकी वजह से? एक इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई, मैंने जब इस पे फोर्स लगाया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हुई। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हुई? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से आई? उसकी पोजीशन चेंज होने के कारण, उसके एलॉग्नेशन होने के कारण। क्या बात समझ में आई? आओ थोड़ा सा ग्रेविटेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? ग्रेविटेशन पे आते हैं। ये अपना अर्थ सरफेस है बच्चा, यहां पर एक बॉडी रखी थी जिसका मास कितना था? m। मैं इस बॉडी को किसी हाइट पे ले गया h, मैंने कुछ वर्क किया होगा वो अलग बात है, मैंने इस बॉडी को ऊपर लेके गया हाइट h पे। अब जैसे ही आप इसको बॉडी को फ्रीली छोड़ेंगे, क्या करेंगे?
फ्रीली ड्रॉप करा देंगे, क्या करा देंगे, ड्रॉप करा देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बॉडी अपने आप अर्थ सरफेस पे आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो ये क्या हुआ है, इसके पास जब हम इसको यहां से यहां लेके गए तो इसके पास कोई एनर्जी आ गई, क्या आ गई, एनर्जी आ गई, जिस एनर्जी की वजह से ये वापस कहां आ गया, अर्थ के सरफेस पे। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आई है, अर्थ की ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आइए मैं कहता हूं एक प्लस चार्ज यहां पर है और एक प्लस चार्ज यहां पर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर। मैंने दोनों को पकड़, इसको तो फिक्स कर दिया और इसको मैं पकड़ के रखा हूं, इस प्लस चार्ज को। इसको मैं जैसे छोड़ूंगा, इसको मैं जैसे छोड़ूंगा तो ये चार्ज यहां भाग जाएगा, ये चार्ज कहां होगा, यहां भाग जाएगा। किसकी वजह से, कि इन दोनों चार्ज के बीच में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये चलने लगा। ये सो मैं कह रहा हूं नेगेटिव है तो भी इसके पास आने लगेगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। क्या बात समझ में आई? सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body by the virtue of its position in some external field, by virtue of its position or in some arrangement in an external field. अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब हम इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट 8th चैप्टर ग्रेविटेशन, उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आई? डन है बात, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी वो प्रोसेस करती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप की होती है बच्चा, आप जो खाना खाते हो ना उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आपकी बॉडी रिटेन करती है, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। अपन बैटरी की बात करें, जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम बैटरी लगाते हैं, उसके पास भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्ज का फ्लो कराती है। ग्रेविटी से किसी भी चीज को ऊपर ले छोड़ दो, चीज कहां जाती है, नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचो छोड़ दो, वापस आ जाती है, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। या कंप्रेस करोगे फिर वापस छोड़ देगी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। क्या बात ठीक है? सही है सर, समझ गए। अब बच्चा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? रेफरेंस पे। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। रेफरेंस क्या लिया हुआ है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अपन चलते हैं, अब हेडिंग डालो आप, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सब धीरे धीरे एक एक करके क्लियर होगा, हड़बड़ी में मत रहना, एक एक पॉइंट को सीखना ध्यान से। फिर चैप्टर ही तो एक साथ कंबाइंड चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तब मजा आता है। पहले एक एक चीजों को समझ लो जो इस चैप्टर में है। पूरा वर्क हमने समझा, अब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी समझ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी समझा, या पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझेंगे, है ना। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से डील करेंगे इन सबके साथ। आइए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा। तो जितना वर्क हम करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। मैंने कहा कोई एक मास है m यहां पे, एक कोई मास है m यहां पे, मैं इसको h हाइट पे ले गया विदाउट एक्सिलरेटिंग इट। मैंने इसमें उसका एक्सिलरेशन क्या रखा है, 0। विदाउट एक्सिलरेटिंग इट मैं इसको h हाइट पे लेके गया। अगर मुझे इस मास को बच्चा, इफ आई हैव टू टेक दिस मास टू सम हाइट h, आई हैव टू डू सम वर्क। कितना, आओ देखते हैं। When you take this body to some height h, what do you have to do? नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा बच्चों, mg। तो ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, mg, विदाउट एक्सिलरेटिंग इट। मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अपन ने ऊपर भी mg लगा दिया, और कितनी हाइट पे मैं इसको लेके गया, h हाइट पे। तो हमने वर्क कितना किया, वर्क डन होता है बच्चा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, है ना। वो की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क, फोर्स कितना लगाया, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो जो वर्क हमने किया इसको h हाइट पे ले जाने के लिए, वही इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। When you take a body from the surface of earth, and the work done by you to taking that body to some height h from the surface of earth is equal to the potential energy of that particular body with respect to earth surface, with respect to earth surface। Listen to me very very carefully। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा।
तो जब आप इस बॉडी को यहां से यहां लेके गए तो आपने कितना वर्क किया, mgh। कितना वर्क किया, mgh। ठीक, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना वर्क आपने किया है वो बॉडी की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? तो ये कितनी हो गई, mgh। कितनी हो गई, mgh। तो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एच हाइट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर एच हाइट पे अर्थ सरफेस में कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। यस और नो? आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना, हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, है ना। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in moving a body from above the surface of earth, it is known as gravitational potential energy of the body with respect to the surface of earth। ये इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेविटी जितना काम एनर्जी दे रहा है आपको, तो जितना काम एक बॉडी को आप ऊपर ले जाने में करोगे वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ोगे तो वापस आ जाएगी। ठीक, आओ और जरा काम करते हैं, जरा ध्यान से देखें। ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब बच्चों एक बॉडी इसके ऊपर हाइट h पे, ध्यान से समझिएगा, एक बॉडी इसके सरफेस पे है और एक बॉडी इसकी h हाइट नीचे है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सबका मास m है, तीन कंडीशन ले रहा हूं मैं, कंडीशन से समझना है, फिजिक्स उसी में समझने का खेल है पूरा। h हाइट पे एक मास रखा हुआ है, रेफरेंस ये हो गया। एक h हाइट नीचे मास रखा हुआ है और एक सरफेस पे रखा हुआ है। चलो इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट इसके ऊपर कितनी है, h। मतलब अगर आप इसको यहां से छोड़ोगे तो ये यहां पर आ जाएगी। यस और नो? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, mgh। कितनी है, mgh। यहां से यहां तक बॉडी अपने आप इस सरफेस पे आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट h कहां है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि हमें यहां से यहां तक इसको ले जाने में काम करना पड़ा था, जो हमने इसको दिया था कितना, mgh। ये वर्क हमने किया था, एक्सटर्नल वर्क, which is stored in the form of potential energy of this mass and earth system। Got my point? अरे यस और नो? ठीक है, अच्छा इसको देखो, जो h हाइट नीचे है, क्या ये अपने आप यहां आ सकता है बच्चों? क्या ये अपने आप यहां पर आ सकता है? नहीं आ सकता। अभी हम एक रिलेशन लिखेंगे, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको कहानी और क्लियर होगी। बट इसको अभी समझो, इसको जब हम यहां लाएंगे तो क्या वर्क आपको मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। यहां से मिल रहा था mgh, ये बॉडी जब नीचे आएगी तो कितना काम करेगी, mgh का। क्या ये अपने आप ऊपर आ सकती है? नहीं। ये कब ऊपर आएगी, व्हेन वी हैव टू गिव हिम द वर्क माइनस mgh। इस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू द वर्क ऑन दिस बॉडी टू ब्रिंग अप टू दिस रेफरेंस। तो इसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, माइनस mgh, क्योंकि इतना इसको देना पड़ेगा जब ये रेफरेंस तक आएगा। क्या है, जैसे रेफरेंस पे इस बॉडी की कोई एनर्जी है, h यहां पर कितना है, जीरो। h यहां पर कितना है, जीरो। h यहां पर कितना है, जीरो। तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी इस मास की कितनी हो गई, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे, कि आपने क्या रेफरेंस सिलेक्ट किया हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी कितनी है, mgh, इसकी कितनी है, माइनस mgh, इसकी कितनी है, जीरो। सो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी, कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, स्प्रिंग हो, कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आपको ये बताता है कि उस पर कितना वर्क डन मिलेगा या करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। सो जैसे कि नेगेटिव कभी नहीं होती, कौन, काइनेटिक एनर्जी। याद है आपको, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी कभी भी बच्चा नेगेटिव नहीं होती। यस और नो? बिकॉज इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। और कोई ना अगर मोशन में बॉडी है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होना चाहिए, तभी तो मोशन में होगा। तो क्वांटिटी कैसी आती है, प्लस। क्लियरिटी है, डन है। तो किसी भी h हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, mgh। अच्छा, डन है बात। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस पॉइंट, डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस पॉइंट। यस और नो? आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आओ जरा और समझें।
एक रिलेशन लिखना चाहता हूं, आओ देखें। तो मैंने कहा ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर से लिखते हैं अपन, कंजर्वेटिव और समझ लो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जरा ध्यान से सुनना बच्चा। ऐसे फोर्स जिनसे साइक्लिक वर्क डन 0 आ जाए, वर्क डन बाय ऐसे फोर्स जिनका साइक्लिक वर्क डन क्या आ जाए, 0, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, ऐसे फोर्स जिनके कारण जो वर्क किया गया एक साइकिल प्रोसेस हो, मतलब जहां से चले और वहीं वापस आ गए, जहां से चले और वहीं वापस आ गए, और वो वर्क नेट कितना निकल गया है, 0, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जिनका साइक्लिक वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, अभी समझा देते हैं साइक्लिक कैसे और नॉन साइक्लिक कैसे। तो जिनका वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चले और वहीं वापस आ गए, और जो टोटल वर्क जोड़ा पूरे रास्ते का वो अगर 0 है, तो ऐसा कौन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। वो वर्क किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, the work done on a cyclic process if not equal to 0 by the forces, such kind of forces are known as non conservative forces। ऐसे फोर्स जिनके कारण साइक्लिक वर्क डन कभी 0 ना हो, वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। आइए जरा समझते हैं, आओ जरा ग्रेविटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल ग्रेविटी का लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए तो देखें, ग्रेविटेशनल वर्क डन निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉडी है जिसका मास बच्चों m है, कितना है, m है। मैं इसको h हाइट पे ले गया, कितनी हाइट पे ले गया, h हाइट पे। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, जरा ध्यान से देखना। जब आप इसको ऊपर ले जा रहे होंगे तो mg कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, h ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है, नीचे, इसी के अगेंस्ट में तो वर्क कर रहे थे आप। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कर दो कोई बॉडी चली जाएगी, वापस आएगी ही नहीं। ये जो आपको वर्क करना पड़ रहा है ना किसी बॉडी को एच हाइट पे ले जाने के लिए, वो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी करना पड़ रहा है। तो उतनी वर्क ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में करती है, उसी के अगेंस्ट आप क्या करते हो, वर्क। आइए, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, ये नेगेटिव ही होना अपोजिट डायरेक्शन में। तो mg इंटू एच विच इज इक्वल टू माइनस, विच इज इक्वल टू माइनस। तो बॉडी ऊपर पहुंच चुकी है और वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आ गया, माइनस mg एच, माइनस mg एच। चलिए इस बॉडी को यहां से छोड़ते हैं, वापस अर्थ पे लाते हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, कौन करेगा, ग्रेविटी। कैसे, आओ देखें। अब वर्क हमें मिलेगा, अभी हमने वर्क किया था एच पे ले जाने के लिए, अब वर्क हमें मिलेगा कैसे। अब ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होती है, mg, गिरेगा भी कितना, h, h ऊपर गया था तो h गिरेगा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, mg h। लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन बच्चों, जब हम किसी सर्फ बॉडी को यहां से लेके ऊपर लेके गए तो वर्क कितना करना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि माइनस mg h आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हो। अब जब ऊपर पहुंच गया और छोड़ा हमने तो mg नीचे, h भी नीचे, तो वर्क कितना है, mg h। साइकिल कंप्लीट हो गई क्या, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, यस सर, ऊपर गए थे ऊपर से वापस आ गए। नेट वर्क डन क्या हुआ, जाने का प्लस आने का, स्केलर क्वांटिटी भाई साहब प्लस करना है, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी। आओ, तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया बच्चों अपना mgh माइनस प्लस mgh, दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया, 0। ओ भाई साहब, वर्क डन बाय तो ग्रेविटी 0 आ गया, साइकिल पे ऊपर गए वापस आए और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं बच्चा जिनके कारण साइक्लिक वर्क डन क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज ओनली पोसेस्ड बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स।
पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आती है और कोई दूसरे फोर्सेस की वजह से नहीं आती। सर जरा नॉन कंजर्वेटिव बताइए। कंजर्वेटिव तो हम समझ गए, स्प्रिंग समझो, स्प्रिंग खींची छोड़ी वहीं ला दिया, छोड़ी वर्क किया, मतलब खींचा वर्क किया, छोड़ा वापस ला दिया, यस और नो। आइए नॉन कंजर्वेटिव समझते हैं तो उससे आपको कंजर्वेटिव और क्लियर हो जाएगा। आइए देखें, नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, किसकी? नॉन कंजर्वेटिव की। पूरे ही मिटा देता हूं, बोर्ड मिल जाएगा अपन को। समझ में आ ही रहा है क्या पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन कंजर्वेटिव समझ में आ गया? कंजर्वेटिव समझ में आ गया? आ गया सर। जरा नॉन कंजर्वेटिव, तो ग्रेविटेशनल कैसा है? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग कैसा है? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है? कंजर्वेटिव। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव, आओ जरा समझते हैं। समझो बेटा, ये क्या है? सरफेस। यहां पर एक बॉडी रखी, इस पे फोर्स लगाया एफ। कितना लगाया? एफ। ठीक। इस फोर्स को यहां से यहां ले गया मैं, यहां से यहां, मतलब इस बॉडी को मैं यहां से यहां ले गया। फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा? मान के चलो डिस्प्लेसमेंट डी है और फ्रिक्शन लग रहा है एफ। फ्रिक्शन लग रहा है एफ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो गया एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, और माइनस का होगा माइनस एफ इंटू डी। चलिए अब मैं बॉडी को वापस यहां से यहां लाता हूं। आइए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फ्रिक्शन इसलिए लगा दिया भैया माइनस। मैं कहोगे सर माइनस कैसे हो गया? चलो अब बॉडी को मैं इस तरफ से इस तरफ लाता हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? डी। कितना हुआ? डी। अब जब बच्चों इसको यहां से इस तरफ लाओगे तो ये फोर्स किस तरफ हो जाएगा? फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर भी मोशन अपोजिट आ रहे हैं, तो वर्क डन अभी भी कितना हो जाएगा? माइनस एफ इंटू डी। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? माइनस 2 एफ डी। कितना हुआ? माइनस 2 एफ डी। मतलब यहां से भी गए थे तो भी आपकी एनर्जी खर्च कराई फ्रिक्शन ने, और जब यहां से भी यहां आए, साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो, तो भी किसने खर्च कराई? फ्रिक्शन ने। तो इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमारी वर्क ले लो, हम कोई भी वर्क करते हैं, हमने किसी चीज को पुश किया, यहां से वहां ले गए, वापस लाने में क्या हमारी एनर्जी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या बात समझ में आई? यस और नो? तो ऐसे फोर्स जिनका वर्क, साइक्लिक वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? कंजर्वेटिव क्लियर है, नॉन कंजर्वेटिव क्लियर है। डन है बात? आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू, अब क्या यहां कोई एनर्जी स्टोर हुई फ्रिक्शन की वजह से? हमने यहां गए डर छोड़ दिया, क्या ये वापस आया फ्रिक्शन की वजह से? नहीं। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? नहीं हुई भाई साहब। हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण ही सिर्फ कौन आती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। क्लियर है? यस और नो? तो ग्रेविटेशन, यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की पूरी कहानी कर ली, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझ लिया। तो अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो अर्थ सरफेस से बच्चा किसी h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है mgh। कितनी होती है? mgh। आइए अब एक रिलेशन बनाना है, उसको समझिए ध्यान से, जो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, फिर उसको प्रूफ कराता हूं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे ज्यादा काम आएगा। देखते चलो, मजा आने वाला है। फिर स्प्रिंग पे बाद में आएंगे, पहले पूरी कहानी तो समझ ले पोटेंशियल एनर्जी की, और स्प्रिंग में वही सब होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी की चेंज का नेगेटिव क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो याद रखना ये रिलेशन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से नहीं आती है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
is equals to negative of change in potential energy. Very important result. कैसे कैसे सर कैसे? आओ देखें, आओ एक एक समझो। जब तक पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता। बहुत ही लॉजिकल सवाल आते हैं। आइए ध्यान से सुनना। ये अपना हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया अपना फाइनल पॉइंट। यहां पर एक बॉडी थी जिसका मास कितना था m, ठीक है। हम इस बॉडी को ऊपर लेके गए h हाइट, ये है हमारा पॉइंट h हाइट पे। कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन, बता ही दिया, समझ ही गए होगे। कितना वर्क किया इसने, किसने? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ? जब ऊपर ले जाएंगे तो mg नीचे, h ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, जो कि यहां पर कंजर्वेटिव ले रहा हूं मैं, माइनस mgh, माइनस mgh। अच्छा ठीक है, बॉडी यहां पहुंच चुकी है, तो यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो यहां पे, तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। यस और नो? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी होगी बच्चा? mgh। इनिशियल कितनी थी? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है? mgh। जरा देखो, जब ये यहां से ऊपर गई तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है? mgh। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, जो कि यहां पर ग्रेविटेशन था, उसने वर्क कितना किया? माइनस mgh, माइनस mgh। So from this 1 and 2, what we can write? Work done by the gravitational force is equals to minus of change in potential energy gravitational. यहां पर ग्रेविटेशनल था ना, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से यहां तक is equals to the negative of change in potential energy यहां की। यस और? और ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कंजर्वेटिव फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, work done by conservative force is equals to negative of change in potential energy. डन है? मजा आया? अरे बोलो यार, क्लियरिटी है? बोलो डन है? आगे बढ़ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें पढ़नी थी यहां पे। अच्छा, एक और बात सुनो, बढ़िया चीजें पढ़ रहे हैं, मजेदार। क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ये पढ़ना है ना। पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो कि वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो भी वर्क होता है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन पाथ और लिख दो नॉट। पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली बच्चा। वर्क डन बाय व्हाट? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत कई बार सवाल पूछा गया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। आप किस पाथ से उस पॉइंट पर पहुंचे हो, इट डज नॉट मैटर। इट ओनली मैटर्स दैट व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझाता हूं कैसे, आइए। मैंने कहा h हाइट है, मेरी बॉडी यहां थी, और ये जो हाइट है वो कितनी है? h। ये हाइट कितनी है? h। अब यहां से यहां जाने के कई रास्ते। ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ से h ऊपर पॉइंट है। यस और नो? मैं इस बॉडी को चाहे ऐसे ले जाऊं घुमाते हुए, या मैं यहां पर इसको सीधे डायरेक्ट लेके जाऊं, या मैं यहां से लेके जाऊं। क्या बात समझ में आ रही? या सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन। मैं इस बॉडी को यहां से यहां लेके गया, कैसे? रोल करते हुए ऐसे यहां पे। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, बट डिपेंड्स ऑन हाइट h। आप चाहे यहां से जाओ, आप चाहे यहां से जाओ, आप चाहे यहां से जाओ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। यहां से यहां तक जब आप पहुंचे हो तो अर्थ से जो हाइट का चेंज हुआ वो कितना हुआ? h। तो इट इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? mgh। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तुम किसी भी पाथ से इस पॉइंट पहुंचो,
उसको कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट पूछो, ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस does not depend on path, it just depends on initial and final position, कि इनिशियल क्या और फाइनल क्या है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम कहाँ, 12th क्लास के में, तो वहां भी यही सब कहानियां, तो ध्यान रखना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, दे डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या प्रूफ करके दिखा दूं? अरे बोलो, करके दिखा दूं क्या? बताओ यार, कि रहने दूं? बोलो, रहने दूं? समझ गए? ठीक है, तो आप समझ गए कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। क्लियर है? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, यस और नो, है ना। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, तो साइक्लिक वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। सब बातें क्लियर है? अरे बोलो, डन है बात? अच्छा, आइए तो अब हेडिंग डालो एक साथ, अभी आने दो, सब चीजें एक साथ काम होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये ही दो सिलेबस में हमारे टॉपिक हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम समझ चुके हैं, अर्थ हमारा रेफरेंस सरफेस है, उससे अगर एच हाइट ऊपर किसी चीज को लेके जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और बाकी सारी कहानी डिस्कस कर ली। वीडियो पूरा देखना ढंग से ना, और हाँ बहुत चीजें अगर आपको आती है तो स्किप कर जाओ, स्प्रिंग पे डायरेक्ट आ जाओ। तो आ गए हम किस पे? स्प्रिंग पे। आइए फटाफट से निकालते हैं इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो जितना हम वर्क डन करेंगे इसको खींचने में, उतनी इसमें एनर्जी स्टोर होगी। वर्क डन बाय elongating और compressing the spring is equals to the potential energy stored in a spring। आसान सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जितना वर्क आप इसको खींचने में या कंप्रेस करने में करोगे, स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक मटेरियल है ना। एक स्प्रिंग एक इलास्टिक मटेरियल नहीं कह सकते, इलास्टिक इंस्ट्रूमेंट कह लो आप, डिवाइस कह लो, है ना। बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि ये हेलिकल स्प्रिंग है। क्या है? हेलिकल, खींच भी सकती है, दब भी सकती है ना। ये स्पाइरल स्प्रिंग्स हैं। क्या है? स्पाइरल स्प्रिंग है ना। साइकिल वाइकिल चलाते हो, ये पेन में ऐसी स्प्रिंग होती है, पेन में दबाते हो, छोड़ते हो तो वापस कर देती है। ये स्पाइरल स्प्रिंग्स होती हैं, है ना। किसी भी चीज को खींचोगे तो सर्कल में वापस ला देगी। साइकिल का कैरियल देखा होगा आपने, खींचते हो, अपना बैग फंसाते हो और स्कूल निकल लेते हो। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो आपको पता है बेसिकली स्प्रिंग क्या होती है ना। आइए, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में या घुमाने में आपने जितना वर्क किया है वही स्टोर्ड हुआ इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक बार हम वीडियो देख लूं, कभी कभी बंद हो जाता है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में आपने जितना, मैंने कहा इसको खींचा, मैंने कहां तक? ये इसकी फ्री लेंथ थी। सबसे पहले तो समझो फ्री लेंथ, है ना। कोई भी स्प्रिंग की जब तक उस पर कोई भी लोड ना लगा हो, जो भी उसकी लेंथ होती है वो फ्री लेंथ होती है। स्प्रिंग हमने पढ़ा था ना 5th चैप्टर में, याद हो, है ना। आइए अब यहां स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहा, मजा आएगा, है ना। चलो, तो आपको अगर याद हो, किसी भी फोर्स, किसी भी स्प्रिंग में जब तक कोई भी लोड नहीं लगता, लोड मतलब फोर्स नहीं लगाते हैं, जीरो है, मतलब ना तो कंप्रेस्ड है ना तो एलॉग्नेटेड है, उसकी लेंथ को हम बोलते हैं फ्री लेंथ, जो कि एल। ठीक, अब यहां से मैंने इसको अगर एक्स खींचा तो भाई साहब मुझे काम करना पड़ेगा। मैंने किया, डब्ल्यू काम किया। This W work which I have done is stored in the form of potential energy। जैसे मैं ये लोड यहां से हटाऊंगा ये वापस यहां पहुंच जाएगी। Got my point? कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नली टू elongate it or to compress it at some distance x is stored in the form of potential energy into the spring and that is known as potential energy of spring। जितना काम हमने किया स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में या घुमाने में,
that is stored in the spring in the form of energy which is known as potential energy of spring. Am I clear to you? डन है. आई, तो मैंने कहा ये स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है x. अब आपको पता है स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k, पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 5 में, सब चीजें आनी चाहिए. तो फोर्स अगर उसमें लगाना है स्प्रिंग में तो फोर्स होता है kx. यहां हम लगाते थे माइनस साइन, आपको याद हो, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग में फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो इसमें इंटरनल फोर्स इस तरफ डेवलप होता है, रजिस्ट करता है ना स्प्रिंग. नहीं खींचने देंगे, नहीं मुझे मत खींचो. तो भाई साहब जब आप खींचोगे तो स्प्रिंग मना करेगी, तो कहां फोर्स करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में. इसलिए हम स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं. आपने लगाया इतना, स्प्रिंग में कितना डेवलप हुआ? माइनस की एक्स. माने आपने कितना खींचा? थोड़ा सा एक्स, थोड़ा सा खींचा एक्स, थोड़ा सा खींचा एक्स, है ना? तो कितना डेवलप हो गया? एफ एस. क्या बात समझ में आई? अच्छा, आइए अब यहां में वर्क डन निकालना. बेटा जी स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? वेरिएबल फोर्स होता है. स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? वेरिएबल फोर्स होता है. कैसे? बेटा जी एफ की वैल्यू होती है माइनस के एक्स. चलो हम माइनस साइन अभी नहीं हटाते, समझ गए होगे अपोजिट डायरेक्शन में. तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? के एक्स. कितनी होती है? के एक्स. तो जैसे जैसे आप इस स्प्रिंग को खींचोगे, यहां से मैंने कह दिया ये फ्री लेंथ है, यहां से जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे एक्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग ज्यादा खिंचती जाती है फोर्स बढ़ता जाता है, क्योंकि अपोजिट फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. फोर्स इज के तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना. क्या होता था? फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, है ना. कितने फोर्स में कितनी खिंचेगी, हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. तो F इक्वल टू के एक्स, पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. जितना ज्यादा एक्स खिंचेगा उतना फोर्स बढ़ेगा. तो ये यहां पर कौन सा काम हो गया? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. लो कोई दिक्कत नहीं है. हमने कहा एक्स पे जाके क्या करो? एक्स पे जाके यहीं से मानेंगे मीन पोजीशन से, यहां तो कोई लोड की जरूरत ही नहीं है. हमने कहा एक्स पे जाके थोड़ा सा dx का डिस्प्लेसमेंट मानो. एक्स पे जाके थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मानो dx. तो छोटा सा वर्क कितना होगा? f डॉट dx. एक ही डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा हो जाएगा 0 cos 0 1. ठीक. तो टोटल वर्क डन निकालना है. क्या निकालना है? टोटल वर्क डन. तो इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन करते हैं. वीडियो नंबर 1 कहां से कहां खींचा? या तो आप मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 से x खींच लो, लेकिन मैं कहता हूं x1 से मैंने x2 खींचा. ऑलरेडी खींचा हुआ था, वहां से और खींचना है, तो मैंने कहा x1 से x2 खींचो. तो आओ जरा वैल्यू रख लेते हैं. dw का इंटीग्रेशन w. फोर्स क्या होगा? x दूरी पे फोर्स कितना होगा? fx. तो x1 x2 fx, सॉरी मतलब kx dx. kx dx. अच्छा, अच्छी बात है. इंटीग्रेशन कर दो. क्या कर दो? इंटीग्रेशन. x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर. लिमिट कहां से कहां? x1 से x2, x1 से x2. तो ये आ गया वर्क डन हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. आपने काम किया इसको कहीं x1 से x2 खींचने में, आपने काम कितना किया? देखो बच्चों पहले एक बात समझ लो, ये क्या होगा? फ्री लेंथ. तो यहाँ x कितना है? 0, और यहां से x अगर खींचा तो यहां पर x2 कितना हो गया? x. मैंने कहा यहां से अगर और खींचा तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2. तो कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से खींचने के बाद? x2 माइनस x1. बहुत बड़े बड़े अच्छे सवाल आए इस कंसेप्ट में. तो मैं कहता हूं इनिशियली खींचा तो वर्क डी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई उसमें? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. ठीक है. मैंने कहा इनिशियली फ्री लेंथ पे थी, इनिशियली फ्री लेंथ पे थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मैंने कहा इनिशियली कहां थे? फ्री लेंथ पे. तो x1 तो 0 हो गया, x2 को अपन ने x मान लिया. कितनी खींची वहां से? x. मैंने कहा इनिशियली कहां थी? x इक्वल टू 0 पे, फ्री लेंथ पे ही थी. यहां से कितनी खींची? x. तो x तो हो गया 0, x खींची तो x2 कितना हो गया अपना? x. तो हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर. चाहे कंप्रेस कर लो चाहे खींच लो,
एक्स कंप्रेस करोगे तो भी इतनी स्टोर होगी और एक्स खींचोगे तो भी इतनी स्टोर होगी। डन है बात। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द एलोंगेशन। कई बच्चे फटाफट हाफ के एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के एक्स स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डन है बात। अरे बोलो, क्लियरिटी हो गई, समझ बैठा कैसे डेरिवेशंस करता है, बहुत बढ़िया। आओ अब जरा क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्या लेते हैं क्वेश्चन, आइए। ध्यान से सुने, क्वेश्चन सुने। मैंने एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत कम लिया, सुन लो। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छी बात, अच्छी बात है। मैंने कहा इसको 2 सेंटीमीटर खींचा। कितना खींचा? 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? सर ये क्या फालतू के सवाल दे रहे हो, सुन तो लो जरा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के की वैल्यू 200, 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लो तो 2/100 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया, ये कट गया 100 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। 100 से 100 कट गया, 4/100 जूल। 4/100 जूल। क्या समझ आया? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है, तो हम इसको उसी में रखेंगे। इसको सेंटीमीटर में किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। 2/100। तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसमें? इतनी। क्या बात समझ गए? यस और नो? डन है बात। आगे बढ़ जाएं। हाँ सर ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। आओ देखें, सुनना ध्यान से। ध्यान से सुनना, ये आया हुआ है आपका 2009 में। कहाँ आया हुआ है? 2009 में। उन्होंने कहा एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसमें एक एम ब्लॉक मास लादा, टांगा, एक एम मास ब्लॉक हैंग किया। मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पर रेस्ट पे था, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। इज रिलीज, छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। द मास इज रिलीज फ्रॉम द स्प्रिंग विद द स्प्रिंग इनिशियली स्ट्रेच द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितनी मैक्सिमम खींचेगी? ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, देखना। 2mg/k, बी है अपना 4mg/k, सी है अपना mg/2k और डी है अपना mg/k। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, ध्यान से सुनना। एक स्प्रिंग थी जिसपे हमने एम मास हैंग किया और छोड़ दिया। इनिशियली कैसा था? रेस्ट पे, और छोड़ दिया। जब छोड़ोगे तो ये खिंच के कहीं नीचे पहुंचेगा, एक्स, यहां तक पहुंचा। ठीक है, कहां तक पहुंचा? यहां तक पहुंचा। क्या बात समझ में आई? यस और नो? तो उन्होंने पूछा कि स्प्रिंग कितनी खींची होगी। तो अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ रखा है बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी भी होती किसी भी चीज की, mgh। कितनी होती? mgh। ये मैंने कहा किसी भी हाइट पे होगा, हमें लेना देना नहीं है। अगर ये x हाइट नीचे गिरा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई होगी? mgx। इंपॉर्टेंट है सवाल बच्चों, ये फिक्स है, ध्यान से सुन लो। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब इसको छोड़ोगे तो किसकी वजह से गिरेगा? ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से, है ना। एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर। तो यहाँ पर सिर्फ कौन है अभी? एक तो स्प्रिंग है और एक ग्रेविटी है। इसको छोड़ोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो कहीं से भी नीचे होगा, ये बहुत ऊपर, मैंने कहा 100 मीटर ऊपर होगा, 10 मीटर गिर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आया होगा? mg/10। क्या बात समझ में आई? तो बेटा जब यहां से ये छूटा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई होगी? mg/x। मैंने कहा यहां से x गिरा
एलॉग्नेशन कितना होगा x, उसके बाद स्प्रिंग इसको संभाल लेगी, तो mgx। ठीक, ये कहां हुई होगी स्टोर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो पूरी इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, एक्स खिंची होगी, कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा? mgx, है ना। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0। इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो लॉस हुआ, वो कहां स्टोर हुई होगी? स्प्रिंग। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आगे आएगा भी, है ना। तो mgx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में? एक एक्स कैंसिल, 2mg कहां पहुंच गया? ऊपर, अपॉन k इज इक्वल्स टू x। इतनी खिंचेगी स्प्रिंग, 2mg अपॉन k। तो आंसर इज ए। क्या बात समझ आई? व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? ऊपर से x गिरेगा, कितना होगा? mgx। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया। दिस इज ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अभी आएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 या कांस्टेंट, है ना, या कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आएगा आगे, चलिए ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक स्प्रिंग है जिसका, आया हुआ क्वेश्चन है, डाटा अलग है, 2017-18 का है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के, है ना। उसको जब 2 सेंटीमीटर खींचा, उसको जब 2 सेंटीमीटर खींचा, या पर हम कैसे कह देते हैं, उसको जब x खींचा तो जो वर्क किया गया वो किया गया 50 जूल। A spring constant of spring constant K, a spring of spring constant K is stretched to x and the work done is 50 joule. And the work done is 50 joule. ठीक है। What amount of work should be done to stretch it to the same length? वहां से इसको सेम x और खींचना है। क्वेश्चन समझिए, एक ये फ्री लेंथ थी, यहां से x खींचा तो कितना वर्क किया? 50 जूल। यहां से x और खींचेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? गॉट माय पॉइंट? यस और नो? तो सुनिए सॉल्यूशन, क्लियरिटी है। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, उसको x खींचा तो कितना वर्क किया? 50 जूल। उसको वहां से x और खींचे, मतलब सेम लेंथ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? कई बार सवाल आया, मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, सुनो। तो इस पहला जब आपने उसको 0 से लेके x खींचा होगा तो कितना काम किया होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि कितना है? 50, जो कि कितना है? 50। हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50, है ना। अब हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी वर्क करोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। क्लियरिटी है? आइए बस खत्म। तो जो वर्क आपने किया होगा कहां से कहां तक? हाफ के 2x। अब जो लेंथ कितनी हो गई? वो कितनी हो गई? 2x। कितनी हो गई? 2x। क्या बात समझ में? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी? हाफ, इन्हीं यहीं से जोड़ो पूरा, हाफ के 2x का स्क्वायर। और पहले ऑलरेडी खींचा हुआ था, इनिशियली कहां था? x1 पे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियरिटी हुई? ये वर्क डन आपने किया, समझ गए। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? पहले कहां खींचा? x तक, फिर कहां खींचा? x से 2x तक, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के 2x का स्क्वायर। और पहले कितनी थी? माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक, डन हो गया सवाल। तो ये हो गया हाफ के 4x का स्क्वायर, सॉरी 4 आ गया यहां पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप हाफ के एक्स स्क्वायर को क्या ले लो? कॉमन, तो बचा क्या? 4 माइनस 1। तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना था? 50। हाफ के एक्स स्क्वायर कितना था? 50। तो 50 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, आंसर इज 150 जूल। समझ आया? एक्स, इसलिए तो कहते हैं वेरिएबल 4 से बढ़ जाता है।
एक्स खींचे में 50 जूल का काम करना पड़ा और वहीं से एक्स और खींचने में 150 जूल का काम करना पड़ा। समझ में आ गया? तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, पहले आप टोटल वर्क डन निकालो, फिर वहां का वर्क डन माइनस कर दो जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो डेरिवेशन किया था अभी, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के x स्क्वायर की वैल्यू दी थी आपको, तो बस यहां पर ने कर दिया, है ना। तो यहाँ आ गया 4 हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 माइनस 1 3 हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी थी आपको 50 जूल। समझ बेटा क्वेश्चन? बढ़िया था। चलो और करते हैं एक दो और, सुनो। आइए प्रीवियस ईयर्स में से उठाते हैं। 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेसिकली आप समझ चुके होंगे। ये सवाल डायरेक्टली नहीं कंजर्वेशन से आएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। उन्होंने बोला एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 50, एक बॉल है ना, जिसका मास 0.5 केजी है, एक बॉल है जिसका मास 0.5 केजी है और ये वेलोसिटी इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ भाग रही है। ठीक है, जब ये इसमें टकराई, बॉल आ जाए रेस्ट में और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग पूछा है, तो ऑप्शंस हैं आपके 0.15 मीटर, बी है 0.12 मीटर, सी है 1.5 और डी है 0.5। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा गर्मी हो रही है, इसको बढ़ा लिया जाए। हाँ, तो एक बॉल है जिसका मास 0.5 केजी है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्प्रिंग की तरफ आ रहा है ना। उन्होंने बोला जब ये स्प्रिंग में टकराया, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी कंप्रेस होगी। तो बच्चों जब ये आ रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये जब आएगा और रेस्ट में हो जाएगा तो पूरी एनर्जी कहां चली जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट हमेशा। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। आई इसमें टकराई, इसको दबा दिया, किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आइए पहले ये सब पढ़ लिया ना, तब तो मजा आएगा डील करने में। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। तो हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, मास कितना दिया है 0.5, वेलोसिटी कितनी दी हुई है बच्चा 1.5 का स्क्वायर, के कितना दिया है 50 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लें आप इसको फटाफट से। तो 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, और इसका करना है आपको अंडर रूट इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियरिटी है। 50 नहीं, एक सेकेंड, केजी में दिया है, वेलोसिटी चेक कर ले, मीटर पर सेकंड में ही है, 1.5 मीटर पर सेकंड के दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, सॉल्व करें, आप ही को करना, मैं नहीं कराऊंगा, कंसेप्ट सिखा दिया। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। क्लियर है, कंसेप्ट समझ बैठा? अरे बोलो, डन है बात। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इतनी, कंप्रेस करा, किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व दिस, वी विल गेट आंसर। आगे बढ़ जाएं, आओ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आओ जरा ग्रेविटी मिक्स कर लें, क्या मिक्स कर लें, ग्रेविटी मिक्स कर लें। आओ सुनो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, 2007 में आया हुआ है, नीट, है ना। उनने कहा एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, टेबल फिक्स है, ए बॉल ऑफ मास एम एट द हाइट एट। देखो उन्होंने बोला एक स्प्रिंग, एक टेबल है, उस पर एक स्प्रिंग फिक्स है, ठीक है, एच हाइट, इस तरीके से।
बॉल है जिसका मास कितना है m, ऊपर से गिरी स्प्रिंग के ऊपर, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं है ना। तो a ball of force constant K spring on a table, a ball of mass m at a height h above the free upper length, इसके ऊपर हाइट h है ना, इसके ऊपर हाइट h है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, टेबल पे फिक्स है, इसके ऊपर एक मास है जिसकी हाइट फ्री लेंथ से कितने ऊपर है h हाइट पे, ठीक है। ये ऊपर से गिरा और इसको कंप्रेस करा d, ये जो m मास है ये ऊपर से गिरा फ्रीली और इसको कंप्रेस करा कितना d, ठीक है। On the so that the spring is compressed by the distance d, thus the net work done in this process, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बड़े खतरनाक ऑप्शन है, आप तो सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और टेबल के ऊपर इस तरीके से फिक्स्ड है, ऐसे है ना, वर्टिकली लिखा हुआ है। ऊपर एक मास है जो उसकी फ्री लेंथ से h हाइट ऊपर है, ये इसके ऊपर गिरा और उसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करा d, मतलब ये सिचुएशन बनी होगी। मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि करना क्या है। यहां पर आ गया ये, ठीक है। तो टोटल ऊपर से कितनी हाइट गिरा होगा, मास h प्लस d, और स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई होगी d। तो पूरे प्रोसेस का नेट वर्क डन पूछा गया। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जोड़ दो, है ना, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जोड़ दो। जरा ध्यान से समझिएगा, वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। अरे ये तो दोनों तो वर्क तो हुए हैं, इसने किया ग्रेविटी के कारण और इसने किया क्या, स्प्रिंग के कारण। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, जरा ध्यान से देंगे, एम जी एच, और एच कितना अपना एच प्लस डी। ये वर्क हो गया ग्रेविटी के कारण, कितना ऊपर से गिरा, ये एच तो ये गिरा होगा, डी इसको दबाया तो एम एच प्लस डी। वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के डी स्क्वायर, और साइन आएगा माइनस, इसको रोका है, यही तो इसके बराबर होगा। नेट वर्क डन इन द प्रोसेस पूछा गया है, तो नेट वर्क डन इन द प्रोसेस यही तो हुआ। स्प्रिंग ने कितना अपोज किया, स्प्रिंग अरे ऊपर से गिरा, डी दबाया, पूरी एनर्जी कहां चलेगी, स्प्रिंग में। तो नेट वर्क डन यही तो होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पूरी किसकी काइनेटिक, इसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो थी किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हुआ, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो कि कितनी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। यही तो इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये सब, व्हाट माय पॉइंट। टोटल वर्क ये हुआ है एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी का कहाँ होगा, नीचे, तो एम जी एच प्लस डी, और जब स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग का अपोजिट डायरेक्शन में, व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ के डी स्क्वायर। डन है, आंसर ये था, 4-5 ऑप्शन लिखे थे, आंसर ये था, डन है। एक और कर लो, आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, समझ आ रहा है। जब एक साथ बहुत मजा आएगा बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन सब पढ़ लेंगे ना, मजा आ जाएगा। 2-3 वीडियो रखो, तो सारे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके डालेंगे, तब बनता है क्वेश्चन। तो अभी एक एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। आइए एक और कर लेते हैं। When a long spring 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, अच्छा क्वेश्चन है। When a long spring is stretched by 2 centimeter is a potential energy U। एक स्प्रिंग है, लॉन्ग स्प्रिंग है, ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर खींचा, इसको कितना खींचा, 2 सेंटीमीटर, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो हुई U, ठीक है। अगर इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय, इसको x1 मान लो, अगर स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। ऑप्शन सुनिए, u बाय 5, b 5u, c 10u एंड d 25u। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुना, अच्छा क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग है जिसको जब 2 सेंटीमीटर खींचा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, u। फिर उसको अगर 10 सेंटीमीटर खींचा, टोटल दिया हुआ है ना, वहां से नहीं, फिर उसको कितना खींचा, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यू के फॉर्म में देना है।
तो बच्चों में पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग जो स्टोर होती है पता है कितनी होती है, हाफ के, बोलो, एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो एक्स के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यस और नो। तो हमने बोल दिया यू फाइनल कितनी हो गई, एक्स फाइनल इसका स्क्वायर, और यू इनिशियल कितनी हो गई, पहले जितनी थी किसका, इनिशियल का स्क्वायर, यस और नो। इनका क्या ले लो, रेशियो, इनका क्या ले लो, रेशियो। तो यू फाइनल डिवाइडेड बाय यू इनिशियल, यस और नो। तो हाफ के से हाफ के तो क्या हो गया, कट गया। तो यू फाइनल इज इक्वल्स टू, यू फाइनल कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, क्या बात समझ में आई, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू इनिशियल 4 का, सॉरी 2 था ना, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय यू इनिशियल कितनी थी, यू। अरे पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एक्स के स्क्वायर पे, और ये तो कांस्टेंट है दोनों के, एक ही स्प्रिंग है, दोनों कट गए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, कितनी खिंच गई, 10, तो 10 का स्क्वायर। और इनिशियल कितना खींचा था पहले, 2, तो यहाँ आ गया 4, तो ये हो गया 100 बाय 4 इंटू यू 25, ऑप्शन है क्या, डी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 25 यू। क्या बात समझ में आई, फाइनल आंसर इज डी। आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया होगा, और सारे कंसेप्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी के समझ आ गए होंगे। डन है बात, यस और नो, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी थी। नेक्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक साथ लेंगे इन सब के कंबाइंड फॉर्मेट में। डन है बात, यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, टेंशन दिमाग पे लेने का नहीं, पढ़ाई करने का बस, है ना। थैंक यू, बाय बाय।